एमन गुलाम। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज ट्रेकिया। सबसे पहले हम रेस्पिरेटरी ट्रैक को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के हमारे पास नोज, नेजल कैविटीज, देन हमारे पास फेरिंग्स आ जाता है, लेरिंग्स आ जाता है और अपर जो पार्ट होता है ट्रेकिया का वो आ जाता है। फिर हमारे पास लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक है जिसके अंदर लोअर पार्ट ऑफ ट्रेकिया, ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स आ जाता है। अब हम आ जाते हैं मेन टॉपिक के ऊपर, दैट इज ट्रेकिया। ट्रेकिया की हम पहले देखते हैं एक्सटेंशन कि कहाँ से स्टार्ट होगा, कहाँ पे एंड होगा। ट्रेकिया जो है वो हमारे पास C6 सर्वाइकल वर्टिब्रा से स्टार्ट होके T4 तक एंड होता है और T4 पे ट्रेकिया हमारे पास बाइफरकेट कर जाता है इनटू ब्रोंकाई। ठीक है, ये जो हमारे पास T4 का लेवल है ये वाला लेवल है जहाँ पे ट्रेकिया दो में डिवाइड। ट्रेकिया के अंदर हमारे पास थ्रू आउट सी शेप कार्टिलेजिनियस रिंग्स होते हैं 16 to 20 इन नंबर, और पोस्टीरियरली क्या होता है कि ट्रेकियालिस मसल प्रेजेंट होता है, वो डिसकॉन्टिन्यूस होते हैं क्योंकि ट्रेकिया के पोस्टीरियरली भी है ईसोफेगस, और ईसोफेगस जब भी हम फूड स्वेलो करते हैं तो उसको थोड़ी स्पेस चाहिए होती है, तो इससे जो ट्रेकिया के जो रिंग्स होते हैं वो एंटीरियरली कॉन्टिन्यूस होते हैं, पोस्टीरियरली वो कॉन्टिन्यूस नहीं होते। उसके बाद हम आ जाते हैं इसके रिलेशंस के ऊपर। अब ट्रेकिया के एंटीरियरली हमारे पास पूरी आ जाती है आर्च ऑफ अयोटा। आर्च ऑफ अयोटा में हमारे पास पहले आ जाती है ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी, ठीक है, फिर हमारे पास कॉमन कैरोटिड्स आ जाती हैं, सब क्लेवियन आ जाती हैं, तो ये सारे ट्रेकिया के एंटीरियरली प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा ट्रेकिया के एंटीरियरली थायराइड ग्लैंड होता है, स्टर्नम प्रेजेंट होती है। अब हम आ जाते हैं ट्रेकिया के पोस्टीरियरली। ट्रेकिया के पोस्टीरियरली एक स्ट्रक्चर होता है ईसोफेगस, इसके अलावा दूसरे जो होती हैं वो रिकरेंट लेरिंजियल नर्व्स होती हैं। अब ट्रेकिया के उसके बाद लेफ्ट और राइट पे आ जाते हैं, दोनों साइड्स पे हमारे पास फ्लूरास प्रेजेंट होते हैं और हमारे पास जो नर्व होती है वो वेगस नर्व होती है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं ब्लड सप्लाई के ऊपर। ट्रेकिया को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, अपर 2/3 एंड लोअर 1/3। अपर 2/3 को सप्लाई करती है इंफीरियर थायराइड आर्टरी जो ब्रांच होती है सब क्लेवियन आर्टरी की, ठीक है, और लोअर 1/3 को हमारे पास सप्लाई करती है ब्रोंकियल आर्टरी जो ब्रांच होती है डिसेंडिंग आयोटा या थोरैसिक आयोटा की। नेक्स्ट हम आ जाते हैं लिम्फेटिक्स के ऊपर। 3 लिम्फ नोड्स होती हैं, प्री ट्रेकियल, पैराट्रेकियल एंड डीप सर्वाइकल, ये तीनों जो है वो ट्रेकिया को ड्रेन कर रही होती हैं। एंड लास्ट हम आ जाते हैं ट्रेकियोस्टमी के ऊपर। जब हमारे पास रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर नोज के अंदर कोई ब्लॉकेज आ गई है, फेरिंग्स के लेवल के ऊपर, लेरिंग्स के लेवल के ऊपर, तो हम लोग क्या करते हैं ट्रेकिया के अंदर डायरेक्ट ट्यूब इंसर्ट करते हैं ताकि जो एयर है वो डायरेक्टली लंग्स के अंदर जाए। ऊपर वाला कोई भी वे अगर ऑब्स्ट्रक्ट हो गया तो हम डायरेक्टली ट्रेकिया के अंदर ट्यूब इंसर्ट करते हैं ताकि हमारे पास जो एयर वे है वो उसकी हम ऑब्स्ट्रक्शन को एक तरह से कंपनसेट कर सकें। तो ट्रेकियोस्टमी के अंदर हम स्ट्रक्चर्स बाहर से अंदर की तरफ हम पियर्स करना स्टार्ट करते हैं। सबसे बाहर आता है सुपरफिशियल फेशिया जो ऑलमोस्ट हर जगह सुपरफिशियल फेशिया ही होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्लेटिस्मा मसल, फर्स्ट सुपरफिशियल फेशिया देन प्लेटिस्मा मसल। थर्ड हमारे पास इसके अंदर आता है डीप सर्वाइकल फेशिया। फोर्थ नंबर पे हमारे पास आता है प्री ट्रेकियल फेशिया। ये जब 4 स्ट्रक्चर्स हम पियर्स करते हैं तो हमें ट्रेकियल रिंग्स फील होना शुरू हो जाते हैं, और जो ट्रेकियोस्टमी होती है वो मोस्टली रिंग्स सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ रिंग के दरमियान जो कार्टिलेज होती है उसको हम पेयर्स करके ट्यूब को इंसर्ट करते हैं। अब इसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस होने के बहुत चांसेस होते हैं, जैसे हमारे पास एक एंटीरियर जुगुलर वेन होती है वो रन कर रही होती है बिल्कुल ट्रेकिया के साथ साथ, जब हम ट्रेकियोस्टमी परफॉर्म कर रहे हैं तो हैमरेज हो सकता है उस वेन की। इसके अलावा ट्रेकिया के पोस्टीरियर हमारे पास होती है ईसोफेगस, तो अगर वो ज़्यादा डीप कट हो गया तो ईसोफेगस हमारे पास डैमेज हो सकती है। इसके अलावा नर्व पैल्सी में रिकरेंट इंजरी नर्व हो गई, एंटीरियर जुगुलर वेन की वजह से हैमरेज हो गया। और फोर्थ हमारे पास जो इन्फेंट्स होते हैं उनका जो सर्वाइकल प्लूरा होता है वो भी हार्म हो सकता है। अडल्ट्स के अंदर तो हमारे पास जो लंग्स होते हैं वो थोड़े से नीचे अपनी स्पेस पे आ जाते हैं, लेकिन इन्फेंट्स के अंदर सर्वाइकल प्लूरा डैमेज होने के चांस होते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं लंग्स के ऊपर। क्योंकि हमारे पास ट्रेकिया जब डिवाइड हुआ है इनटू प्राइमरी ब्रोंकाई तो इन्होंने एंटर होना है लंग्स के अंदर। हमारे पास 2 लंग्स होती है, राइट लंग एंड लेफ्ट लंग। राइट लंग जो है उसका साइज बड़ा होता है लेकिन वो थोड़ा सा ऊपर होता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ लिवर, और लेफ्ट लंग जो है उससे थोड़ा सा साइज में स्मॉल होता है, ठीक है, वेट में भी डिफरेंस होता है। राइट लंग इज 450 ग्राम्स और लेफ्ट लंग इज 400 ग्राम्स। अब जैसे ही हमारे पास लेफ्ट लंग के अंदर प्राइमरी ब्रोंकाई डिवाइड हो जाता है इंटू 2 सेकेंडरी ब्रोंकाई, जबकि राइट लंग के अंदर लंग में एंटर होने से पहले जो प्राइमरी ब्रोंकाई है वो हमारे पास सुपीरियर, सेकेंडरी में, और ये इंफीरियर के अंदर लंग के अंदर जाके डिवाइड होता है। जो सुपीरियर वाला है वो लंग से बाहरी डिवीजन हो जाती है, जबकि बाकी 2 डिवीजन है वो लंग के अंदर जाके होती है। ये राइट लंग के केस में होता है। राइट लंग में हमारे पास 3 जो है वो सेकेंडरी होती है, लेफ्ट लंग के अंदर 2 सेकेंडरी होती हैं। अब जो राइट लंग है उसके अंदर फर्दर आ जाते हैं हमारे पास 2 फिशर्स और 3 लोब्स, ठीक है।
3 लोब्स हमारे पास होती है, एक सुपीरियर लोब, मिडल लोब एंड इंफीरियर लोब। और जो 2 फिशर्स होते हैं वो हमारे पास एक फिशर होता है हॉरिजॉन्टल फिशर एंड सेकंड वन इज ऑब्लिक फिशर। हॉरिजॉन्टल फिशर हमारे पास सुपीरियर और मिडल को डिवाइड करता है, और जो हमारे पास ऑब्लिक फिशर है वो मिडल और इंफीरियर सेकेंडरी ब्रोंकाइड को डिवाइड करता है। लेफ्ट लंग के अंदर हमारे पास एक ही फिशर होता है, क्योंकि सिर्फ 2 हमारे पास सेकेंडरी ब्रोंका है, तो एक ही फिशर होता है ऑब्लिक फिशर, जो सुपीरियर और इंफीरियर को आपस में डिवाइड करता है। ट्रेकिया हमारे पास डिवाइड हो गया है। जिस लेवल के ऊपर ट्रेकिया बाइफरकेट करता है उसको हम कहते हैं कराइना, विच इज़ एट द लेवल ऑफ T4। कराइना की सिग्निफिकेंस ये है कि हमारे पास यहाँ की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वो हाईली सेंसिटिव होती है, तो जब भी कोई भी फॉरेन बॉडी इनहेल होती है वो इस म्यूकस मेम्ब्रेन को यहाँ पे आइरिस के रिसेप्टर्स एक्टिवेट होंगे और वो क्या करेंगे, हमारे पास कफ रिफ्लेक्स जो है वो पॉज कराते हैं ताकि जो भी फॉरेन बॉडी इनहेल हुई है उसको हम बाहर निकाल सकें। नेक्स्ट हमारे पास आगे सेकेंडरी ब्रोंकाई, दीज आर प्राइमरी ब्रोंकाई, इनको मेन ब्रोंकाई भी कहते हैं, प्रिंसिपल ब्रोंकाई भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सेकेंडरी ब्रोंकाई, दे आर 3 इन नंबर फॉर द राइट लंग एंड 2 इन नंबर फॉर द लेफ्ट लंग। ये हमारे पास फिशर्स हैं, दिस इज हॉरिजॉन्टल फिशर, दिस इज ऑब्लिक फिशर, और लेफ्ट लंग के अंदर एक ही फिशर है विच इज ऑब्लिक फिशर। अब हम आ जाते हैं फर्दर डिवीजन के ऊपर। हमारे पास जो प्राइमरी ब्रोंकाई है वो डिवाइड करते हैं और वो बनाते हैं टर्शरी ब्रोंकाई। टर्शरी ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड करते हैं और वो बनाते हैं टर्मिनल ब्रोंकाई। अब टर्मिनल ब्रोंकाई लास्ट में हमारे पास बना देते हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंकाई, और रेस्पिरेटरी ब्रोंकाई एट द एंड ओपन हो जाते हैं इनटू एल्वियोलाई। तो प्राइमरी ब्रोंकाई, देन सेकेंडरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी के बाद टर्शरी ब्रोंकाई, टर्शरी के बाद टर्मिनल ब्रोंकाई, टर्मिनल ब्रोंकाई के बाद रेस्पिरेटरी ब्रोंकाई, एंड देन सबसे एंड पे हमारे पास एल्वियोलाई आ जाते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स के ऊपर। ये जो सेकेंडरी ब्रोंकाई हैं जब ये डिवाइड करते हैं इनटू टर्शरी ब्रोंकाई, तो हर एक टर्शरी ब्रोंकाई अलग अलग सेगमेंट में एंटर होता है। 8 to 10 सेगमेंट्स राइट में होते हैं, इसी तरह लेफ्ट में भी 8 to 10 सेगमेंट्स होते हैं, ये वेरी करते हैं पर्सन टू पर्सन। तो जो ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स हैं हमारे पास, उसके अंदर टर्शरी ब्रोंकाई एंटर होते हैं, इस तरह से अलग अलग सेगमेंट्स बन जाते हैं। इनकी सिग्निफिकेंस ये है कि हमारे पास क्योंकि बिल्कुल ही सर्जिकल अलग अलग यूनिट्स बन जाती हैं, इनकी अपनी नर्व सप्लाई होती है, अपनी ब्लड सप्लाई होती है, तो अगर सिर्फ इस रीजन में हमारे पास कोई भी इन्फेक्शन हो गया तो हमारे पास इसको हम सर्जिकली रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि इसकी अपनी ब्लड सप्लाई है, अपनी नर्व सप्लाई है। अब हमारे पास जो लंग की ब्लड सप्लाई है वो 2 तरह से होती है, एक हमारे पास रेस्पिरेटरी सर्किट होता है, एक नॉन रेस्पिरेटरी सर्किट होता है। अब रेस्पिरेटरी सर्किट में ये है कि क्योंकि लंग्स से हमारे पास बाकी जितना ब्लड इसके पास डीऑक्सीजनेट हो रहा है उसको ऑक्सीजनेट करना है, तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, रेस्पिरेटरी सर्किट होता है। और नॉन रेस्पिरेटरी सर्किट का वो काम है कि हमारे पास जितना लंग का अपना प्लूरा है, अपने कनेक्टिव टिश्यू है, इनको भी ब्लड सप्लाई चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास नॉन रेस्पिरेटरी सर्किट होता है। अब नॉन रेस्पिरेटरी सर्किट के अंदर हमारे पास ब्रोंकियल आर्टरीज आ जाती हैं, ब्रोंकियल वेन्स आ जाती हैं। अब हम आ जाते हैं जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज रेस्पिरेटरी सर्किट, कि हमारे पास पल्मोनरी आर्टरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके लाती हैं लंग्स के अंदर। लंग्स के अंदर फिर वो डिवाइड होती हैं इनटू सेगमेंटल आर्टरीज। सेगमेंटल आर्टरीज एल्वियोलाई के पास जाती हैं और यहाँ पे होती है गैसियस एक्सचेंज, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है अब वो ऑक्सीजनेट हो गया है। अब ये हमारे पास इंटरसेगमेंटल वेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, ठीक है, और वो ज्वाइन कर जाती हैं पल्मोनरी वेन को। पल्मोनरी वेन इज कैरिंग द ऑक्सीजनेटेड ब्लड नाउ। पल्मोनरी वेन हमारे पास जाके ड्रेन कर देती है इनटू लेफ्ट एट्रियम। तो इस तरह से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर हुआ है लंग्स के अंदर, एक्सचेंज हुआ है, इंटरसेगमेंटल वेन्स कैरी करके पल्मोनरी वेन तक लेके गई हैं और उन्होंने जाके लेफ्ट एट्रियम में ड्रेन कर दिया है। लेफ्ट एट्रियम को ड्रेन इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल और वो फिर पूरी बॉडी को सप्लाई चली जाएगी। अब हम आ जाते हैं ट्रेकिया और लंग्स की नर्व सप्लाई के ऊपर। ट्रेकिया को जो नर्व सप्लाई करती हैं वो वेगस प्लस रिकरेंट लैरिंजियल नर्व्स। नेक्स्ट हमारे पास लंग्स की, अब हम आ जाते हैं लंग्स की नर्व सप्लाई के ऊपर। लंग्स के अंदर हमारे पास 3 तरह की स्टिमुलेशंस होती हैं, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक एंड एफरेंट। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन क्या करती है कि पूरी बॉडी के अंदर वो फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स को एक्टिवेट कराती है, पूरी बॉडी के अंदर वेजो कंस्ट्रक्शन होती है, जबकि जो आपके लंग्स हैं वहाँ पे हमारे पास ब्रोंकाई प्रेजेंट होते हैं, तो ब्रोंकोडायलेशन होती है, ब्रोंकोडायलेशन एंड वेजो कंस्ट्रक्शन। और पैरासिम्पैथेटिक में एग्जैक्टली ऑपोजिट होगा, पूरी बॉडी के अंदर वेजो डायलेशन होगी जबकि ब्रोंक्यूल्स होंगे वो कंस्ट्रक्ट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास अब हम आ जाते हैं लंग्स की लिम्फेटिक्स के ऊपर। लंग्स की जो सुपरफिशियल सरफेस है उसको ड्रेन अलग से सुपरफिशियल प्लेक्सस करता है जो सिर्फ सरफेस को ड्रेन करता है। उसके बाद हमारे पास डीप जितने भी ब्रोंकाई वगैरह होते हैं उनको डीप प्लेक्सस ड्रेन करता है। सुपरफिशियल प्लेक्सस ड्रेन करके हमारे पास जाता है इनटू ब्रोंकोपल्मोनरी नोड्स।
जबकि डीप प्लेक्सस जो है वो ड्रेन करता है इनटू पल्मोनरी नोड्स। अब जो पल्मोनरी नोड्स होती हैं डीप प्लेक्सस की, वो दोबारा ड्रेन कर जाती हैं इनटू ब्रोंकोपल्मोनरी नोड्स। तो हमारे पास एट द एंड सुपरफिशियल और डीप दोनों ने ड्रेन कर दिया इनटू ब्रोंकोपल्मोनरी नोड्स। ब्रोंकोपल्मोनरी नोड्स ड्रेन करते हैं इनटू ट्रेकियोब्रोंकियल नोड्स। ट्रेकियोब्रोंकियल नोड्स एट द एंड ब्रोंकोमीडियास्टल नोड्स के अंदर ड्रेन कर देती हैं। तो इस तरह से हमारे पास लंग की जो ड्रेनेज है वो पॉसिबल। नेक्स्ट हमारे पास है कोई भी अगर फॉरेन ऑब्जेक्ट इनहेलेशन हो गई है तो वो हमारे पास कौन सी साइड पे मूव करेगा, राइट लंग या लेफ्ट लंग के अंदर। अब जो राइट हमारे पास जो प्राइमरी ब्रोंका है वो ज़्यादा वर्टिकल होता है, वो ज़्यादा वाइड होता है, तो हमारे पास जो फॉरेन बॉडी होती है उसके ज़्यादा चांसेस होते हैं राइट लंग के अंदर एंटर होने में। राइट लंग के अंदर भी अगर हम फर्दर देखें, अगर वो बहुत ही स्मॉल पार्टिकल है तो हमारे पास राइट इंफीरियर लोअर ब्रोंकस के अंदर एंटर होगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है ब्रोंकोस्कोपी। ब्रोंकोस्कोपी में सिंपली हम जो ट्रेकिया है उसकी एग्जामिनेशन करते हैं, ट्रेकिया की, मेन ब्रोंकाई की। अगर बहुत ही कोई एक्सपर्ट्स हैं तो उसको लोअर ब्रोंकाई भी नज़र आ जाते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि इसकी या तो हम फॉरेन बॉडी अगर इनहेल हो गई है तो उसको निकालने के लिए करते हैं, या हम म्यूकस मेम्ब्रेन की अगर हमने बायोप्सी करनी हो, फॉर एग्जांपल कार्सिनोमा अगर किसी को लग रहा है, अगर कैराइना की बाइफर्केशन के लेवल के ऊपर, तो हम उसकी ब्रोंकोस्कोपी की हेल्प से लिम्फ वेसल्स को एग्जामिन कर सकते हैं।